फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। ये सेकेंड वीडियो है जो जीएसटी अपडेट्स, जीएसटी चेंजेस आए हैं। इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस आए हैं। रिफंड की बात करें, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी की बात करें, आप कैसे रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B में चेंजेस आए हैं, जीएसटीआर 9 में चेंजेस लेकर आए हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो एक एक करके हर नोटिफिकेशन को हम देखेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 14 ये 5 जुलाई को आया है एंड इसमें एक के बाद काफी रूल्स में चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहले जो रूल चेंज हुआ है वो रूल 21A में चेंजेस आए हैं इन सब रूल 4। उसमें आफ्टर द प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड, मतलब कि रूल 21A में एक नया प्रोविजन इंसर्ट कर दिया गया। अब वो क्या है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सब रूल 2A फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन क्लॉज B और क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending returns। इसका ये मतलब है, जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या फिर कुछ मिसमैच आते हैं जीएसटीआर 1 और 3B में, तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो सस्पेंड कर दे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पर कैंसिल नहीं होना चाहिए। कैंसिल अंडर रूल 22 नहीं हुआ हो, सिर्फ सस्पेंशन हुआ। तो अगर आप सारे रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। तो ये प्रोविजो इंसर्ट किया है। अदरवाइज हमें रिटर्न फाइल करने के बाद एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी फॉर रिवोक, और अगर 30 दिन के अंदर नहीं हुआ है तो अपील भी फाइल करनी पड़ती थी फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सबसे फर्स्ट जो चेंज है वो रूल 21A में आया है। फिर रूल 43 में जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसके जो क्लॉज C है उसके बाद एक फॉलोइंग क्लॉज ऐड कर दिया है D। अब ये रूल 43 क्या है? 43 बताता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो कैपिटल गुड्स के बाद जो ये D है, इसमें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स जो कि नोटिफाइड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू नोटिफिकेशन 35/2017 जो 13 अक्टूबर 2017 को आया है। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स है उसके ऊपर जो आईटीसी यूटिलाइज करना है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये क्लॉज D में इंसर्ट करा है। इसके बाद है रूल 46 में एक नया इंसर्शन है, क्लॉज R। अब ये रूल 46 क्या है? तो रूल 46 हमें टैक्स इनवॉइस के बारे में बताता है कि आपको एक टैक्स इनवॉइस में क्या क्या इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तो क्लॉज R के बाद एक नया क्लॉज इंसर्ट करा है जिसमें डिक्लेरेशन बताना है। डिक्लेरेशन कौन सा होना चाहिए? A declaration as below that invoice is not required to be issued in the manner specified under sub rule 4 of rule 48। रूल 48 सब रूल 4 में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन है। तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति जिनमें ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन नहीं अप्लाई हो रहे और वो जब टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो उसको ये डिक्लेरेशन देना है कि यस आई एम नॉट लाइबल टू इशू ई इनवॉइसिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 48 सब रूल 4। तो डिक्लेरेशन क्या देना है ये भी बताया गया है। आई और वी hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub rule 4 of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of provision of said sub rule। नेक्स्ट जो चेंज आया वो रूल 86 में आया है। बताया गया है कि 86 में जो सब रूल 4A है उसके बाद एक नया सब रूल 4B इंसर्ट कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ एरनियस रिफंड सैंक्शन टू हिम अंडर सब section 3 of section 54 of the act or under sub rule 3 of rule 96 in contravention of sub rule 10 of rule 96। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ने एरनियस तरीके से रिफंड
लिया है, अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जो एरनेस रिफंड उनने लिया है उसको वो वापस डिपॉजिट भी कर देते हैं, पर अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेर एवर एप्लीकेबल थ्रू जीएसटी DRC 03। उनने एरनेस रिफंड लिया है, उसके बाद उसको डिपॉजिट कर रहे हैं अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। कौन से फॉर्म के थ्रू? फॉर्म GST DRC 03 बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन हिज ओन और ऑन बीइंग पॉइंटेड आउट। वो खुद से कर रहा है या फिर किसी ऑफिसर ने उनको बताया है कि ये एरनेस रिफंड आया है तो अब आप इसको जमा करें। An amount equivalent to the amount of earnest refund deposited by the registered person shall be recredited to the electronic credit ledger by the proper officer। अब इसमें क्या करना है? जमा तो कर दिया रजिस्टर्ड पर्सन ने अमाउंट, प्रॉपर ऑफिसर को थ्रू फॉर्म GST PMT 03A एक नया फॉर्म लाया जिसका फॉर्मेट बताया गया है नीचे। इस नए फॉर्म के थ्रू उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है वो क्रेडिट कर देंगे, सो दैट इस अमाउंट का वो बेनिफिट ले पाए। नेक्स्ट दो चेंज आया, रूल 87 में आया है। 87 में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में है कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं GST का, तो उसमें और भी पेमेंट मोड्स ऐड कर दिए हैं। UPI, IMPS, RTGS को इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंसर्ट करा है। इसके बाद रूल 13 के बाद एक नया सब रूल ऐड करा है 14, जिसमें बताया गया है अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर amount available in electronic cash ledger under the act in the electronic cash ledger for central tax or integrated tax of a distinct person as specified in subsection 4 or as the case may be subsection 5 of section 25 in form GST PMT 09। ये नया रूल ऐड करा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है थ्रू फॉर्म GST PMT 09। पर जो रजिस्टर्ड पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्म GST PMT 09 है ये अभी भी अवेलेबल था, इसमें बस एडिशन कर दिया। ये अवेलेबल अभी कैसे था? आप इंटर हेड, माइनर हेड, मेजर हेड में भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, एनी अदर अमाउंट ट्रांसफर कर सकते थे, बट रजिस्टर्ड पर्सन एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकता था। अब यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, तो इस वजह से इसमें GSTN की जरूरत पड़ेगी, तो GSTN इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो जो नेक्स्ट चेंज आया है वो 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स आया है, जिसमें रूल 88A के बाद रूल 88B इंसर्ट कर दिया है, जिसमें बताया गया मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें काफी समस्या थी कि इंटरेस्ट के नोटिसेस भी आ रहे थे बट किसी को भी क्लियर नहीं था। बस इतना क्लियरिफाई किया गया था कि नेट टैक्स लाइबिलिटी में इंटरेस्ट पे करना है, बट कौन से पीरियड से कब तक के लिए पे करना है ये सब कुछ अब डिटेल्ड में समझाया गया है। तो फर्स्ट जो सब रूल का पॉइंट है वो है इन केस वेयर द supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period and the said return is furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under 73 or 74 in respect of the said period, the interest on tax payable in respect of such supplies shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger for the period of delay in filing the said return beyond the due date at such rate as may be notified अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50। अगर कंक्लूजन की बात करें तो इसका ये मतलब है कोई भी पर्सन जो रिटर्न फाइल कर रहा है, जिस पर्टिकुलर पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहा है, अगर वो
ड्यू डेट के उस जो पीरियड की ड्यू डेट है उसके बाद फर्निश करता है, तो जो नेट लाइबिलिटी है, नेट लाइबिलिटी कैसे आती है, आउटपुट लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो जो नेट है वो आपको कैश में पे करना है। तो इनने साफ साफ ये बोला है जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो, उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले पॉइंट में तो ये बताया। अब पीरियड कौन सा लेना है, इन ऑल अदर केसेस वेयर इंटरेस्ट इज पेबल इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच रिमेन्स अनपेड for tax period starting from the date on which such tax was due to be paid। जिस दिन जो ड्यू डेट है तब उसको पे कर देना चाहिए था, बट नहीं पे किया है, तो ड्यू डेट से लेके date on which such tax was due to be paid till the date such tax is paid, जब एक्चुअल पेमेंट हुआ है टैक्स का तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। in case where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized। थर्ड पॉइंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज करते हैं, अवेल मतलब 3B में ले लिया और वो डेबिट हो गया है आपके, क्रेडिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। यूटिलाइज का मतलब है आपने 3B में क्लेम किया है और 3B में सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट योर लाइबिलिटी। सेट ऑफ इज मीन एज यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज्ड अगर हो गया है, गलत आईटीसी आपने अवेल भी और यूटिलाइज किया है, तो उस पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिवर्सल। अब उसमें पीरियड कैसे लेंगे, द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। जिस दिन आपने 3B फाइल की फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount at such rate as may be notified अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50। तो जिस दिन आपने यूटिलाइज किया, यूटिलाइज कैसे किया होगा, 3B फाइल करके, तब से लेके जब तक आप रिवर्सल नहीं करते हो तब तक। और ऊपर वाले सबसेक्शन सब क्लॉज 2 सब रूल 2 में क्या लिखा था, the date on which such tax was due to be paid till the date such tax is paid। रिटर्न फाइल की बात नहीं कर रहे, such tax is paid की बात कर रहे, जब आपने वो टैक्सेस पे कर दिया उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा। एक्सप्लेनेशन for the purpose of this sub rule, input tax credit wrongly availed shall be constituted to have been utilized when the balance in the electronic cash credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed। यूटिलाइज कब माना जाएगा, जब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें अमाउंट कम हो जाए उतने अमाउंट से जो आपने रॉन्गली अवेल किया हो। एंड द एक्सटेंट ऑफ सच यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी द अमाउंट फॉर बाय विच द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड। The date of utilization of such input tax credit shall be taken to be the date on which the return is due to be furnished under section 39 or the actual date for of filing of said return whichever is earlier। तो मतलब इनपुट टैक्स की बात करें, अगर रूल सब रूल 3 की बात करें कि इसमें जो पीरियड बताया जा रहा है, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, उसको कैसे उसको क्या डिफाइन किया, द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट किस दिन माना जाएगा। तो जो जिस रिटर्न में आपने यूटिलाइज किया है उसकी ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सेड रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मतलब ड्यू डेट अगर 20 आ रही है बट आपने 10 तारीख को फाइल 10 को तो जीएसटी बन जाती है, 13-14 में आपने फटाफट फाइल कर दिया, तो 13-14 विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगर बाद में किया है तो बाद में आपको लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का तो इंटरेस्ट लगेगा, साथ में अवेलमेंट का भी लगेगा। or the actual date of filing of said return whichever is earlier if the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed। अब नेक्स्ट रूल जो है वो रूल 89 है जिसमें चेंज आया है।
In sub rule 1, after fourth provision, the following expenditure shall be inserted, namely explanation for the purpose of this sub rule. Specified person means a specified officer or an authorized officer as defined in Rule 2 of Special Economic Zone. In Sub Rule 2, in clause B, after the word on account of export of goods, the word other than electricity shall be inserted. अब Rule 89 is related to refund. जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो जो रूल सब रूल 2 में है वो ना रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है. इसमें अदर देन इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इंसर्ट कर दिया है. तो अब कैसे पढ़ा जाएगा? ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अदर देन इलेक्ट्रिसिटी. ये अदर देन इलेक्ट्रिसिटी क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक नया क्लॉज लेकर आए हैं, बी ए, जो क्लॉज बी के बाद इंसर्ट हुआ है. इसमें है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें रिफंड कैसे होगा? तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस, डिटेल्स ऑफ एनर्जी exported, tariff per unit for export of electricity as per agreement, along with copy of statement of scheduled energy for exported electricity by generation plant issued by regional power committee secretary as a part of regional energy account under clause NNN of sub regulation 1 of रेगुलेशन 2 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. तो मींस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर एक्सपोर्ट है, एनर्जी से रिलेटेड एक्सपोर्ट है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो रिफंड होगा, ये बीए अलग से एक क्लॉज ऐड कर दिया गया है. अब 89 के ही रूल सब रूल 4 में काफी चेंजेस हैं. उसमें से वन ऑफ द चेंजेस है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया शैल बी टेकन एज. क्या वैल्यू लेना है जब इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं गुड्स? तो बताया फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू डिक्लेयर्ड इन शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्म एज द केस में बी. अगर शिपिंग बिल है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, तो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ली जाएगी और द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विच एवर इज लेस. तो वैल्यू से रिलेटेड उन्होंने क्लेरिफाई किया है इन सब रूल 4. इन सब रूल 5 फॉर द वर्ड टैक्स पेबल on such inverted rate supply of goods and services, the bracket word and letter tax payable on such inverted rate supply of goods and services into net ITC divided by ITC availed on input and input service shall be substituted. Basically, rule 5 में inverted rate से related जो calculation है, अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जिसमें आपके गुड्स और सर्विसेज हैं तो उसमें एक स्पेशल तरीके से ही रिफंड मिलता है. तो उसमें जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में टर्नओवर से रिलेटेड फॉर्मूला है जिसको माइनस करा जाता है टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को. तो इसकी जगह पे अब एक नया फॉर्मूला है टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेट्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आपको लेना है जितना भी गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई किए उसका जो टैक्स पेबल है लेना है इनटू नेट आईटीसी डिवाइड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस को फॉर्मूले में यूज करना है. नेक्स्ट जो चेंज है वो रूल 95A में है, वो ओमिट ही कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019. नेक्स्ट रूल 96 में 1 जुलाई 2017 रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आया है. अब रूल 96 में क्या है, जीएसटीआर 3B में काफी चेंजेस आए हैं. इन सब रूल 1 और क्लॉज B, the following clause shall be deemed to have been substituted, namely the applicant has furnished a valid return in form GSTR 3B. Provided that if there is any mismatch between the data furnished by the exporter of goods in shipping bill
and those furnished in statement of outward supply in form GSTR 1. Such application for refund of integrated tax paid on goods exported out of India shall be deemed to have been filed on such date when such mismatch in respect of said shipping bill is rectified by the exporter. इसका ये मतलब है जब एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप रिफंड क्लेम करते हैं तो उसमें जो क्लॉज है, क्लॉज बी में बताया गया है कि 3B वैलिड तरीके से फाइल होनी चाहिए। अगर GSTR 1 एंड शिपिंग बिल में जो डिटेल्स है वो मिसमैच हो रही है, तो जब मिसमैच क्लियर होगा तब माना जाएगा कि आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाई है। इन सब रूल 4 इन क्लॉज बी फॉर फिगर 1962 रूल 96 के सब रूल 4 में जो क्लॉज बी है उसमें 1962 लिखा था, अब उसको 1962 और, क्योंकि और के बाद जो सी क्लॉज है वो अप्लाई होगा, तो इसलिए और में है, और वर्ड नहीं लिखा था इसलिए और इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद बी के बाद सी भी इंसर्ट कर दिया, द कमिश्नर इन द बोर्ड और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑन बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल ऑफ द एक्सपोर्टर इंक्लूडिंग द अवेलमेंट ऑफ ITC बाय द एक्सपोर्टर इज कंसिडर्ड एसेंशियल बिफोर ग्रांट ऑफ रिफंड। रिफंड ग्रांट करने से पहले कमिश्नर को एक्सपोर्टर के क्रेडेंशियल्स भी वेरीफाई करने जरूरी है। आजकल रिफंड में काफी गलत रिफंड जनरेट हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो इस वजह से एक्सपोर्ट के केस में जो रिफंड है या फिर आप रिफंड की एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसमें थोड़े स्ट्रिक्ट चेंजेस लेकर आए हैं। सब रूल 5 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ओमिटेड। नेक्स्ट है आफ्टर रूल 5 फॉलोइंग क्लॉज हैज बीन included, that is 5A, 5B and 5C. 5A है where refund is withheld in accordance with the provision of clause A और C of sub rule 4। जब sub rule 4 में A और C के कारण refund withheld किया जाता है, such claim shall be transmitted to the proper officer of central tax, state tax or union territory tax as the case may be electronically through the common portal in system generated GST RFD 01 and the intimation of such transmission shall also be sent to exporter electronically। इसमें ये बताया जा रहा है कि सब रूल 4 में जब विथहेल्ड की बात करते हैं तो अगर क्लॉज ए और सी के कारण विथहेल्ड हो रहा है तो जो केस है वो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी को फॉरवर्ड किया जाएगा और थ्रू कॉमन पोर्टल, सब कुछ पोर्टल में ही होगा। और कौन से फॉर्म के थ्रू होगा? GST RFD 01 में। एंड द इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन, जो ट्रांसफर हो रहा है ये एक्सपोर्टर को भी इलेक्ट्रॉनिकली ही इन्फॉर्म किया जाएगा। And notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such case and shall be deemed to have been filed on date of such transmission। जब ट्रांसमिशन होगा जिस डेट पे, वही डेट एप्लीकेशन फॉर रिफंड की मानी जाएगी। नेक्स्ट जो 5B क्लॉज इंक्लूड किया गया है वो है सब रूल 4 में अगर क्लॉज बी के कारण विथहेल्ड होता है तो उसमें भी सेम यही बताया कि प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम पास एन ऑर्डर दैट द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड इन वॉल्यूशन ऑफ provision of Custom Act 1962, then such claim shall be transmitted to proper officer of central tax, state tax or union territory as the case may be electronically through common portal in system generated form GST refund 1। Same जो अपन ने 5A में देखा कि प्रॉपर ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाएगा और ये थ्रू पोर्टल ही होगा फॉर्म GST रिफंड 1, और सेम इंटीमेशन एक्सपोर्टर को भी इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा। जिस दिन ट्रांसमिशन होगा उस दिन रिफंड की एप्लीकेशन फाइल मानी जाएगी। 5C में द एप्लीकेशन फॉर रिफंड इन GST रिफंड 1 ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली through the common portal in terms of rule 5A 5B shall dealt in accordance with rule 89। तो जो ये 5A 5B में रिफंड की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो रूल 89 में जैसे बाकी रिफंड की एप्लीकेशन डेल्ट करते हैं वैसे ही आपको डेल्ट करना है। सब रूल 7 एंड 6 ओमिट कर दिया गया है रूल 96 का। नेक्स्ट जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं GSTR 3B में, काफी चेंज किए गए हैं। तो ये चेंजेस आपको अच्छे से तब समझ आएंगे जब एक्चुअली में GSTR 3B फॉर्म
पोर्टल में दिखेगा। बट जो चेंज आया है वो मैं आपको समझाती हूँ। इन पैराग्राफ 3.1 जो 3.1 है उसमें लाइबिलिटी टू रिवर्स चार्ज आया है। आरसीएम जो पे करना पड़ता है इनवर्ट सप्लाई में, उसके आगे लिखा रहता है लाइबल टू रिवर्स चार्ज, उसमें और ब्रैकेट इंक्लूड कर दिया है लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन दोज कवर्ड इन 3.1.1। इसके बाद पैराग्राफ 3.1 में ही फॉलोइंग 3.1.1 इंसर्ट करा गया है, जिसमें ई कॉमर्स के रिलेशन में टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं वो इन्फॉर्म करनी है। डिटेल्स ऑफ सप्लाई नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड करस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन आईजीएसटी एक्ट। इसमें क्या बताना है, 2 पॉइंट्स इंसर्ट करें, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स। फर्स्ट पॉइंट में उन लोगों को फर्निश करना है जो ई कॉमर्स है और उनने टैक्स पे किया है। सेकंड पॉइंट में उनको पे करना है जो रजिस्टर्ड पर्सन है और ई कॉमर्स के थ्रू अपनी टैक्स गुड्स और सर्विसेज ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। Taxable supply made by registered person through e-commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay tax। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी सप्लाईज में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे कर रहा है तो उनको सेकंड पॉइंट में बताना है, और अगर जो ई कॉमर्स जब रिटर्न फाइल करेगा 3B वो फर्स्ट पॉइंट में बताएगा। मत एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में ई कॉमर्स को फिगर्स भरने हैं क्योंकि वो टैक्स जमा कर रहा है। सेकंड पॉइंट में उन रजिस्टर्ड पर्सन को करने हैं जिनके बिहाफ में ई कॉमर्स टैक्स जमा करेगा। जब ये नोटिफाई होगी तब एक सेपरेट वीडियो बनेगा जरूर। In paragraph 3.2, in the heading after the word, figure, bracket and letter supply shown in 3.1a, the word, figure, bracket and 3.1.11 shall be inserted. In the table under paragraph 4 in column 1 in item B, अब ये जो 4 है ये आईटीसी से रिलेटेड है। आईटीसी का जो कॉलम है उसमें जो आइटम बी है उसमें क्या चेंजेस बताए गए हैं, ये है वहां पर सिर्फ 2 रूल का मेंशन है, 42 और 43। अब 38 को भी इंक्लूड कर दिया एज पर रूल 38, 42, 43 जो रिवर्सल बताना है वो आप बताएंगे। तो ये जो लाइन है ये ऐड कर दिया गया है। फिर आइटम डी में ए बी सी बताया गया। ए में अदर डिटेल्स, बी में आईटीसी रीक्लेम विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, और सी में ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to point of sale provision, और स्पेसिफाई कर दिया है ITC रिक्लेम करने वाले पॉइंट को। Under the heading the instruction after paragraph 3 the following paragraph shall be inserted. An electronic commerce operator shall not include in 3.1a above the supplier on which the e-commerce is required to pay tax under subsection 5 of section 9 of CGST Act and shall report such supply in 3.1.11 above. A registered person making supply through an electronic commerce shall not include in 3.1a above the supplies in which e-commerce is required to pay tax under subsection 5 of section 9 and shall report such supply in 3.1.12 above। जो अभी हमने देखा ऊपर 3.1.1, ई कॉमर्स ऑपरेटर 3.1.1 में टैक्सेबल सप्लाई डिस्क्लोज करेगा, और जो रजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स और सप्लाईज ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं इसलिए ई कॉमर्स ही टैक्स पे कर रहा है, उनको 3.1.1 बताना है, 3.1a नहीं बताना। ये डिस्क्लेमर बताया गया है। ये तो 3B के चेंजेस थे। अब जीएसटीआर 9 में भी बहुत चेंजेस आए। मैक्सिमम जो चेंजेस यही है फाइनेंशियल ईयर, पहले तो फाइनेंशियल ईयर 2021 को 2021 की जगह फाइनेंशियल ईयर 21-22 इंसर्ट कर दिया गया है। फिर है ये इन पैराग्राफ 4 आफ्टर द वर्ड फाइनेंशियल ईयर 2021 के साथ फाइनेंशियल ईयर 21-22 इंसर्ट कर लिया, मतलब दोनों फाइनेंशियल ईयर इंसर्ट कर दिए हैं। इन दी टेबल इन सेकंड कॉलम again serial number 5D, 5E, 5F the following entry shall be inserted
For financial year 21-22, the registered person shall report non-GST supply separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and narrated or report consolidated information for these two heads. उसके बाद हर जगह जहां फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 है, वहां फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021 एंड 21-22 भी इंसर्ट कर दिया गया है। तो जो मैक्सिमम चेंजेस यही है कि आपके 19-20-21 2021 के साथ साथ 21-22 भी इंसर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद अप्रैल 21-22 जहां पर लिखा हुआ है, वहां पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 पार्ट 5 consist of particular of transaction for the previous financial year but paid in 3B between April 22 to September 22, क्योंकि अब 21-22 के जो भी करेक्शन आपने अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में किए होंगे तो वो इंसर्ट कर दिए हैं। और जब अपडेट हो जाएगा तब सेपरेटली जीएसटीआर 9 के चेंजेस बताए जाएंगे। टेक्निकल कुछ नहीं है, बस अपडेशंस हुए हैं अपने जीएसटीआर 9 में। 15A ये सारे कॉलम्स में स्पेसिफिक अपडेशंस हुए हैं। जैसे अगेन सीरियल नंबर 17 and 18, after the word letter and figure for taxpayer having annual turnover above 5 crore, the word letter figure 21-22 onwards, it shall be mandatory to report HSN. अगर 21-22 में HSN मैंडेटरी है, जिनके एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव है, at 6-digit level for taxpayer having annual turnover for in the preceding year above 5 crores and at 4-digit for all B2B supplies. अगर आपका अप टू 5 years है तो आपको 4-digit बताना है, 5 करोड़ से ऊपर है तो 6-digit बताना है। फिर 9C में भी यही चेंजेस आए हैं कि 19-20, 20-21 के साथ साथ 21-22 भी इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद जो नया फॉर्म जीएसटी पीएमटी 03A आया है, जिसके थ्रू प्रॉपर ऑफिसर क्रेडिट लेजर में ऐड करेगा अमाउंट, उसका फॉर्म बताया गया कि कैसा वो फॉर्म होगा। पीएमटी 06 में कुछ अपडेशन हुआ है पेमेंट मोड्स को लेकर, जिसमें यूपीआई एंड ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर दी गई है। 07 में भी इंक्लूड कर दिए गए हैं एनईएफटी, आरटीजीएस। पीएमटी 09 में जीएसटीएन नंबर इंक्लूड कर दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक कैश में जो टैक्स अमाउंट है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें जो डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है। वैसे ही जो ऑर्डर है जिस बेसिस में ट्रांसफर किया जाएगा रिफंड की एप्लीकेशन, उसमें एफओबी वैल्यू ऐड कर दी गई है, क्योंकि एफओबी वैल्यू और टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये बहुत सारे चेंजेस जो नोटिफिकेशन नंबर 14 में बताए गए थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।